हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरी पाठशाला बाई एसएसटी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का जो सब्जेक्ट है उसका सेकंड लेसन प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग और समितियों का अध्ययन करेंगे। ये इसकी फर्स्ट क्लास है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? इसमें हम 1813 का आज्ञा पत्र पढ़ेंगे, मैकाले का विवरण पत्र पढ़ेंगे और 1835 का जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद था उसका अंत पढ़ेंगे। तो और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उस पर मैंने वीडियो बनाई है। आप यहाँ पे आई बटन आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं उस पर क्लिक करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने देश में आई तो उसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना और धर्म प्रचार करना था। लेकिन धीरे धीरे वो जैसे जैसे अपना व्यापार बढ़ाती गई तो उन्होंने क्या किया कि अपनी राजनीतिक सत्ता भी स्थापित करने का प्लान किया और धीरे धीरे वो सफल भी हुए। अच्छा, अपनी सत्ता को चिरस्थायी बनाने के लिए कंपनी द्वारा भारतीय शिक्षा को प्रति के ध्यान दिया जाना अनिवार्य हो गया। अब क्या वो मतलब कि जो भारतीय शिक्षा थी, अच्छा, उनको क्या करना था कि यहाँ की जो सत्ता थी उसमें भारतीय लोगों को भी इन्वॉल्व करना था। अब उनका जो माइंडसेट है अपने ओर चेंज करना था, इसीलिए उन्होंने मेन शिक्षा दिया था। शिक्षा का जो प्रावधान था वो इसीलिए लाया गया कि जो यहाँ के भारतीय हैं उनका माइंडसेट हमेशा ब्रिटिशर्स की तरह हो जाए, अंग्रेजों की तरह हो जाए, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे ध्यान दिया था। अब देखिए, और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारतीय शिक्षा का आरंभ करती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो मेन प्रयास किए गए वो क्या क्या थे। तो सन 1765 तक कंपनी की शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा देने तक सीमित थी। मतलब 1765 तक वो सिर्फ प्राथमिक शिक्षा देते थे, प्राइमरी एजुकेशन देते थे। लेकिन बाद में उन्होंने हाई एजुकेशन के लिए कुछ संस्थाएं बनाई, जैसे कि 1781 में कलकत्ता मदरसा और 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर इसको याद रख लीजिएगा कि एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या था कि कलकत्ता मदरसा 1781 में स्थापित हुआ और 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज। अच्छा, जब ये स्थापित कर गए तो इनका मेन उद्देश्य क्या था इसको स्थापित करने का? जो हाई एजुकेशन लोग देना चाह रहे थे, उच्च शिक्षा, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जो भी वहाँ के अंग्रेजी न्यायाधीश हैं उनकी सहायता की जाए। कैसे उनकी सहायता करेंगे? अब जो मदरसा में पढ़ेगा, कलकत्ता मदरसा में, वो मुस्लिम होगा, जाहिर सी बात है। तो क्या करेगा कि मुस्लिम कानूनों को पढ़ेगा और जो संस्कृत पढ़ेगा, जो बनारस संस्कृत कॉलेज में पढ़ेगा, वो हिंदू होगा और वो हिंदू कानून का विशेष योग्य रखेगा और वो बाद में अंग्रेज़ों के जो न्यायाधीश हैं अंग्रेजी, उनकी हेल्प करेगा। यही मैं इनका फॉर्मेशन का रीज़न था, इसलिए उन्होंने बनाया था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वहाँ के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सन 1800 में कलकत्ता नगर में की गई। ये आपसे पूछ सकता है एक नंबर शॉर्ट्स में कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई या कब की गई या फिर कहाँ पे की गई। तो ये आप याद रखिएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1800 में कलकत्ता में की गई। अच्छा, यह कॉलेज कंपनी के असैनिक कर्मचारियों के लिए था और उनको भारतीय भाषाओं, हिंदू मुस्लिम कानून और भारतीय इतिहास की शिक्षा प्रदान करता था। इसका मेन उद्देश्य क्या था? जो ये फोर्ट विलियम कॉलेज लगा था, इसका उद्देश्य क्या था कि जो वहाँ के कर्मचारी थे, ठीक है, अंग्रेजी कर्मचारी थे, उनको भारतीय भाषाओं का ज्ञान हो, उनको हिंदू मुस्लिम जो कानून है उनका ज्ञान हो और जो भारत का इतिहास है उसकी शिक्षा मिले। इसीलिए इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी और अंत में सन 1818 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। तो हम लोग अभी तक 3 कॉलेज पढ़ चुके, माफ़ करिएगा 4 कॉलेज पढ़ चुके। एक तो हमारा हो गया ये कलकत्ता मदरसा 1781 में, दूसरा हो गया 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज और तीसरा हम लोग ने पढ़ा यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज, अभी फिर 1818 में पूना संस्कृत कॉलेज। तो ये 4 कॉलेज के इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है उसको याद रखिएगा। तो फिर 1813 में क्या हुआ? एक आज्ञा पत्र आया। आइए जानती हैं था क्या? इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। मतलब कि उसको ये लोग रीस्टेब्लिश करते थे और रिव्यू करते थे, उसको कह सकते हैं। तो जो आज्ञा पत्र था किसके द्वारा किया जाता था? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो वहाँ की संसद है उसके द्वारा किया जाता था। इस उद्देश्य से सन 1813 में आज्ञा पत्र को पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इस आज्ञा पत्र ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात करके भारतीयों को शिक्षा को एक नई दिशा में जोड़ा। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं? जो आज्ञा पत्र 1813 का ये क्यों विशेष बना? तो इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण कही गई, क्योंकि सन 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा ने भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी को दिया। फिर से सुनिएगा कि 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसकी 43वीं धारा ने भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी को दिया और उससे उनकी शिक्षा पर प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि, प्रतिवर्ष 1 लाख
कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने का आदेश दिया। बस इसीलिए आज्ञा पत्र बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसकी 43वीं धारा में भारत की जो शिक्षा है उसका उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया और उनकी शिक्षा पर, जो भारतीय उनकी शिक्षा पर कम से कम 1 साल में 1 लाख रुपए का धनराशि खर्चा करना है तो करना है। इसीलिए 1813 का आज्ञा पत्र बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, इसके बाद मैकाले की एंट्री हुई। इनकी एंट्री कैसे हुई? तो ये जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड मैकाले जो आए थे, ये गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उसके कानून सदस्य थे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि 10 जून सन 1834 को लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानून सदस्य के रूप में भारत में पदार्पण किया। उस समय तक प्राच्य पाश्चात्य विवाद उग्रतम रूप धारण कर चुका था। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, प्राच्य पाश्चात्य विवाद उग्रतम रूप धारण कर चुका था, इसका मतलब क्या हुआ? पहली लाइन तो समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या था, प्राच्य जो था वो भारतीय संस्कृति पे केंद्रित पढ़ाई थी और पाश्चात्य जो था वो अंग्रेजी शिक्षा पर केंद्रित पढ़ाई थी। मतलब समझे आप? तो ये दोनों विवाद था, बहुत ही अपने चरम सीमा पर था और इसी समय इनकी एंट्री हुई। तो इन्होंने क्या कहा कि मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र की 48वीं धारा, अच्छा जो हमारा जो आया था आज्ञा पत्र, उसकी 43वीं धारा में ये था कि भारतीयों को 1 लाख रुपए उनकी शिक्षा पर खर्च करना कंपनी की जिम्मेदारी है। अब इन्होंने 48वीं धारा में अंकित 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने की विधि, जो उसकी विधि थी, और दलों के वक्तव्यों का सूक्ष्म अध्ययन कर अपनी सलाह को विवरण पत्र में लेखबद्ध किया। समझे आप? उन्होंने मतलब अपना एक नया विवरण पत्र दिया, इसको मैकाले का विवरण पत्र करते हैं, और इसको 2 फरवरी सन 1835 को लॉर्ड बेंटिक के पास भेज दिया। अभी तक स्टोरी बहुत ही सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है। पहले आज्ञा पत्र आया, फिर मैकाले का विवरण पत्र आया। इसमें इन्होंने कुछ चेंजेस किए। ठीक है, अच्छा इसमें क्या क्या चीज़ें थी आइए देखते हैं। तो मैकाले ने अपने विवरण पत्र में सन 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा का कैसे व्याख्या किया? देखिए ऐसे कि 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, वो इस धनराशि को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार से खर्च कर सकती है। ठीक है, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा था कि साहित्य शब्द के अंतर्गत बस अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं बल्कि इंग्लिश भी आनी चाहिए। अभी तक क्या था? अभी तक अरबी थी क्योंकि मदरसा था, और जो संस्कृत विद्यालय थे उनमें संस्कृत साहित्य था। तो अब इन्होंने इंग्लिश की भी एंट्री उसमें की कि अब अंग्रेजी साहित्य को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। भारतीय विद्वान, तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि भारतीय विद्वान मुसलमान मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का भी विद्वान हो सकता है। मतलब अगर कोई भारत का विद्वान है तो मुसलमान मौलवी तो है ही, संस्कृत का पंडित तो है ही विद्वान, अब वो अंग्रेजी भाषा और साहित्य का भी विद्वान हो सकता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त मैकाले अंग्रेजी शिक्षा पर एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहते थे कि जो रक्त और रंग में भले ही भारतीय हो और उसकी रुचि, विचार, विद्वता, नैतिकता सब अंग्रेजों जैसा हो। समझे आप? मतलब ये फुल्ली इन लोग का था कि माइंडसेट पूरा अंग्रेजों जैसा कर दिया जाए। तो फिर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी लाइन है कि जो मैकाले का शिक्षा था, मैकाले का जो विवरण पत्र था, उस पर ये जोड़ दिया गया कि अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो रक्त और रंग में भले ही भारतीय हो पर रुचि, विचार और नैतिकता और विद्वता में वो अंग्रेज होना चाहिए। तो ये मैकाले का विवरण पत्र था। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या क्या, मतलब इसके जो मैकाले का जो सुझाव या जो था पत्र, उसमें क्या क्या दोष था। तो इससे क्या हुआ कि भारतीयों में फूट पड़ी। ठीक है, अच्छा यही लोग चाहते भी थे कि भारतीयों में फूट का बीजारोपण हुआ। दूसरा पॉइंट, भारतीय साहित्य और संस्कृति की अवहेलना की गई, जाहिर सी बात है, और भारतीय धर्म की भी अवहेलना की गई। विदेशी सभ्यता को भारत पर थोपा गया। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश एजुकेशन देते थे ज़बरदस्ती, तो थोपा ही तो गया ना। और भारत में ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार किया गया जो अंग्रेजी शासन को दृढ़ता प्रदान करे। मतलब ऐसा एक वर्ग बनाया जाए कि जो पूरा से पूरा एकदम इंग्लिश एजुकेशन की ओर जाए। ठीक है, अच्छा कुछ इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ा था। जो मैकाले का सुझाव था उससे कुछ सार्थक प्रभाव पड़ा था। क्या क्या पड़ा था देखिए थोड़ा, कि भारत के लिए विस्तृत ज्ञान के द्वार खुलना। ठीक है, अब भारत के पास अब लिमिटेड नहीं था कि अब वो मौलवी या फिर पंडित ही बनेगा, मतलब उसके पास इंग्लिश एजुकेशन भी वो ले सकता था और उसका जो है मतलब ज्ञान विस्तृत अपना कर सकता था। दूसरा पॉइंट था कि भारत की आधुनिक शिक्षा संरचना का शिलान्यास हुआ। ठीक है, तीसरा है कि भारत में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। इससे ये 3 हमारे फायदे हुए। अच्छा, अब आगे देखते हैं। तो मार्च 1835 का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पहली नीतिगत घोषणा थी। ठीक है,
तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को मैकाले के विचारों का स्वागत करते हुए विज्ञप्ति द्वारा सरकार की शिक्षा नीति को ऐसे निम्नलिखित शब्दों में घोषित किया। मतलब क्या हुआ कि जो ये मैकाले अपना इतना दिए थे सजेशन और विवरण पत्र अपना जो दिए थे, अब उसको लागू करने का समय आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि 7 मार्च 1835 को जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने यहाँ पे बताया और उन्होंने कहा, एक उनका कोट था कि शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। अब समझे आप, मतलब अब जो धन आएगा, जो भी कुछ होगा, उसका प्रयोग सिर्फ अंग्रेजी की शिक्षा के लिए किया जा सकता है। समझ में आई बात? अब यहाँ से फूट तो उत्पन्न होगा ही ना, जाहिर सी बात है। अब देखिए, जो ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद था, इसका अंत भी हो गया। अच्छा, प्राच्य मैंने बताया आपको ना, प्राच्य पाश्चात्य क्या होता है। प्राच्य फिर से बता दे रहा हूँ कि प्राच्य शिक्षा जो होती है वो सिर्फ भारतीय संस्कृति पर केंद्रित थी और पाश्चात्य वो थी जो अंग्रेजी शिक्षा पर केंद्रित थी। उसका अंत हो गया। कैसे अंत हुआ? देखिए, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक के जाने के बाद लॉर्ड ऑकलैंड आए और इन्होंने भारत का गवर्नर जनरल पद संभाला। अच्छा, ऑकलैंड ने निर्णय दिया कि यदि प्राच्य शिक्षा पर कुछ धन और व्यय कर दिया जाए तो प्राच्यवादी अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे। भाई जाहिर सी बात है, जब हमको कुछ मान लीजिए जो प्राच्यवाद थे, जो भारतीय संस्कृति के जो पढ़ाई के जो केंद्रित थे, उनको पैसा नहीं मिल रहा था। पाश्चात्य वाले जो इंग्लिश के थे, जो अंग्रेजी शिक्षा पे जो केंद्रित थे, उनको पैसा मिल रहा था। तो यही तो इनमें गुस्सा था कि हमको नहीं मिल रहा प्राच्यवादियों को। तो इन्होंने ये कहा, लॉर्ड बेंटिक के जाने के बाद जो आए थे यहाँ के ऑकलैंड, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि कुछ धन जो प्राच्यवादी हैं उनको भी दे देते हैं, तो वो अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे। तो अंत में तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने अपना विवरण पत्र दिया और उसमें प्राच्यवादियों को प्रति वर्ष 1 वर्ष में 31,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की। अब समझ बात, मतलब वो जो था वो तो था ही, पाश्चात्यवादियों को तो मिलता ही था धन, अब प्राच्यवादियों को भी प्रति वर्ष 31,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की गई। अब इससे क्या हुआ कि इससे जितने भी यहाँ के प्राच्यवादी थे वो प्रसन्न हो गए। बस यही था प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में मतलब बहुत ही सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।